जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेंगे। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा मेरा पूरा फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन पे रहेगा। सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, कितने नंबर का पूछती है, किस टॉपिक से पूछती है, कितना कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियालाल सर पर। तो आइए दोस्तों हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इसका ये हमारी मेन टॉपिक है, मगर उससे पहले कुछ बातें हैं उनको पहले सीख लेते हैं। कुछ बातें क्या है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि अगर जैसे कोई सोर्स ऑफ लाइट ही है, सपोज करिए ये सन को रेड कलर से बना देते हैं। सपोज करिए सन है, ठीक, सपोज करिए सन है, ये कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस मतलब कि ऊबड़ खाबड़ नहीं रहे, इसके स्मूथ नहीं बोलेंगे ना, तो ये स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस रहे। तो अगर यहाँ से एक रे आई लाइट की, सन की रे अगर इस सरफेस पे गिरी तो ये बाउंस बैक हो जाएगी। सन की रेस अगर कोई एक रे हम ले रहे हैं, कोई रे आई, ये बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो रे आती है इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम एक इसमें इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सपोज करिए ये कोई लाइन है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब इनके बीच में कुछ एंगल होगा, पहले उनका नाम देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी इनकी देखेंगे, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। देखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज सिंपली डिनोटेड बाय एंगल आई। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज सिंपली डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हैं, लॉ है, एंगल रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2 या 3 मार्क करके पूछ लेती है। अगर 2 मार्क करके पूछेगी तो बस हम लॉ लिख देंगे, अगर 3 मार्क करके पूछेंगे तो ये डायग्राम बना देंगे। देखिए, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये सभी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे है ना। जैसे कोई रे आई, टकराई, फिर वहीं चली गई, फिर उस पर हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा ना। तो वही ये हो रहा है, ये इंसिडेंट रे आई, ये बाउंस बैक होकर चली गई, फिर इस पर हम नॉर्मल बना दिए तो एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, वही लिखेंगे। पहले हमारा ला वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। ये सीबीएसई 2 मार्कर के 2 या 3 मार्कर के ये से हर बार पूछ लेती है। 1 नंबर का भी आ जाता है कि तो 1 नंबर के आ गए तो हम एक ला लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, 3 का आएगा तो पूरा ये फिगर भी बना देंगे, बस हो जाएगा हमारा काम। अब दूसरा क्या है, देखिए, दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है, जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये हमारा ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ
प्लेन मिरर के बारे में भी बात किया गया, उसको चलिए देख लेते हैं। तो आइए हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सबके घर में रहता है, ठीक। सपोज ये प्लेन मिरर है। सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर की कुछ डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि जब इसमें इमेज बनेगा, तो जैसे आप शीशे में जब देखेंगे, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपका जो इमेज बन रहा है उतना ही दूर वो भी है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि जितने दूरी पे ही अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज मिरर से, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज भी उतने दूर बनेगा मिरर से, पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी क्या है? दूसरी देखिए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही उसका इमेज रहेगा। ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। अब तीसरी ये है कि इसकी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 1-2 नंबर का आ जाता है। जैसे एक प्रॉपर्टी बता दीजिए तो 1 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ इनके प्लेन मिरर के बाद आपको एक एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 10.1 थी, उसमें क्या है कि आपके पास एक स्पून होना चाहिए। स्पून ले लीजिए, आप उसको दूर से देखिए आपका इमेज कैसा फॉर्म होगा, फिर उसको करीब करते रहिए, आपका इमेज उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। यही उस एक्टिविटी में बताया गया है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या टॉपिक का नाम है? स्फेरिकल मिरर। टॉपिक का नाम ये है, स्फेरिकल मिरर। पहले अगर हम लोग सोचें कि हमारे पास प्लेन मिरर था, फिर हमारे स्फेरिकल मिरर की क्या ज़रूरत है? अच्छा भाई, क्यों ज़रूरत है इसका? हमारे पास तो मिरर था, हम अपना चेहरा देख ले रहे थे, इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज करिए आपके पास स्फेरिकल मिरर नहीं है और आपका जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट के, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा ही इमेज फॉर्म करता है। सपोज करिए आपके पास 4 व्हीलर है और जो साइड में मिरर रहता है वो स्फेरिकल मिरर ही रहता है। सपोज करिए स्फेरिकल मिरर नहीं है, प्लेन मिरर आप लगा दिए और पीछे ट्रक है, तो आप क्या उसका इमेज बन पाएगा इस छोटे वाले मिरर में, प्लेन मिरर में? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा ही उसका इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट तो ट्रक भारी होता है, अगर आप मिरर लगाएंगे छोटा सा तो उसमें उसका पूरा ऑब्जेक्ट इमेज बन ही नहीं पाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा पीछे ट्रक है? समझ रहे हैं आप? तो अगर हम प्लेन मिरर लगाएंगे तो ट्रक के इतना बड़ा प्लेन मिरर ही लगा देंगे उसके साइड में कार में, तो कार का ढांचा भी बन जाएगा। इसलिए हम स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास कोई स्फेरिकल ग्लास है। स्फेरिकल ग्लास किसे कहते हैं? स्फेयर आपने देखा होगा कि बाल की तरह होता है स्फेयर, 3D फिगर ऑफ सर्कल नोन एज स्फेयर है, तो बाल की तरह रहता है। सपोज ये कोई स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास। सपोज ये कहिए स्फेरिकल ग्लास है कोई,
इसका कोई सेंटर भी होगा, सपोज ये सेंटर इसका है। अब सपोज करिए हम यहाँ से इसे कट कर दिए, इसका पार्ट ये कट करके किसी चीज़ से निकाल लिए, तो ये कुछ इस तरफ का बन जाएगा। ठीक, सपोज करिए इसे हम यहाँ से काट दिए, ये कुछ इस तरफ का बन जाएगा। हमने सिंपली इसे कट करके इधर उधर निकाल लिया है। अब देखिए इसे हम कट कर दिए तो क्या ये मिरर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो ग्लास है, तो ग्लास हम कट कर देंगे तो मिरर थोड़ी बन जाएगा। इसमें कुछ करना पड़ेगा। इसके हम बैक साइड पॉलिश कर देते हैं। इसके हम यहाँ पर पॉलिश कर देंगे, इसके हम पीछे पॉलिश कर देंगे। देखिए सपोज ये मिरर बनाने के लिए हम या सिल्वर कलर कोटिंग करते हैं या एल्युमिनियम या गोल्ड की। अक्सर ये एल्युमिनियम सिल्वर का होता है, गोल्ड का इतना महंगा है उसको कोई नहीं करता। हम इसको पॉलिश कर दे रहे बैक साइड में। ठीक, अब देखिए जब हमने यहाँ पर पीछे पॉलिश कर दिया, अब लाइट इधर से अगर आएगी तो पीछे नहीं होगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। इधर से लाइट आएगी तो ये उस पार नहीं जाएगी क्योंकि पीछे पॉलिश है। अब देखिए हम जब पीछे पॉलिश रहेगा इस तरफ, कुछ इस तरफ का रहेगा, अगर इस तरफ बल्ज आउट रहेगा तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ अगर इस तरफ का रहेगा तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब इस तरफ कुछ रहेगा, पीछे पॉलिश रहेगा, तो इसे हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, क्योंकि ये केव की तरह है ना, इसलिए हम इसे कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इस तरफ का कुछ रहेगा तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसका कुछ पार्ट को अब क्लियर हो गया होगा। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, किसे कहते हैं हम। अब चलिए इसकी कुछ आगे की बातें हम करते हैं। ये देखिए गाइस, ये आप किसी स्फेरिकल ग्लास का ये पार्ट है। तो स्फेयर का सपोज ये आपका जो स्फेयर था, ये स्फेरिकल, ये इसका पार्ट है। आपने यहीं से काटा था इसको ना, तो इसका सेंटर ये है, इसका भी सेंटर होगा कुछ। सपोज करिए इसका सेंटर ये होगा। जब इसके हम काट निकालेंगे उसका भी सेंटर सेम ही रहेगा ना, इसको जोड़ देंगे तो सेंटर यही आएगा। इसे हम काट के निकाल लिए ना, इस पार्ट को भी इसको निकाल लिए हम काट को, तो ये सेंटर तो इक्वल रहेगा ना इसका सेंटर। तो इसका सेंटर सपोज ये है ना, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? इस सेंटर को हम सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह इसका सेंटर सामने होगा, क्योंकि हमको इस पार्ट को निकालना है तो इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, तो इसके पीछे आएगा। इसका सेंटर इसके आगे आएगा तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा। इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे सिंपली हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सिंपली कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है ना, इसका कुछ मिड पॉइंट होगा, इसका कुछ मिड पॉइंट होगा। इस रिफ्लेक्टिंग एरिया का कुछ मिड पॉइंट होगा, तो उसे हम सपोज इसका ये मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट सपोज करिए ये है, इसे हम पोल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? पोल। पोल को सिंपली हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इसका भी कुछ मिड पॉइंट होगा, इसे हम पोल बोलेंगे, तो पी से डिनोट करेंगे। दो टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। आप जब मिरर के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे तो लेंस आराम से आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये रिलेटेड है, इनका पॉइंट उसमें भी मिलेगा। तो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इनको ज्वाइन हम कर देते हैं किसी एक लाइन से। सपोज करिए ये लाइन है, ये कोई लाइन है। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस।
इसे हम इसका नाम हम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन एक मार्कर की आ जाती है, एक नंबर का इसका डिफिनीशन आ जाता है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो आप सिंपली लिख देना, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ मिड पॉइंट होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ मिड पॉइंट होगा, उसे हम फोकस बोलते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ मिड पॉइंट होगा, उसे हम फोकस बोलते हैं। इसका पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ मिड पॉइंट होगा, उसे हम फोकस बोलते हैं। फोकस को सिंपली कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब इनका जब ये मिड पॉइंट है तो इसका कोई रिलेशन होगा, पी सी इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मतलब कि पी सी बराबर 2f, ये कितना ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बराबर है। ये बीच में इसे काट रहा है तो ये इसको बराबर ही, इधर बराबर काट रहा है, इधर बराबर, तो इसे हम 2f से डिनोट कर सकते हैं, c इक्वल टू 2f, पी सी इक्वल टू 2f। अब देखिए, ये जब हम इस स्पेयर से इसको काट के निकाले हैं तो इसको हम यहाँ इस बाउंड्री से इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसे हम रेडियस बोला करते हैं ना, इसे हम रेडियस बोलते हैं। तो हमने जब यहाँ से निकाला, इसका सेंटर ये है तो इसका भी रेडियस, ये सब रेडियस होंगे इसके, तो इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f। ये फार्मूला आपका निकल के आया। अगर आपके पास फोकल लेंथ है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, अगर आपके पास रेडियस है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फार्मूला, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। r इक्वल टू 2f, r रेडियस हो गया, रेडियस आप खोपते हैं। आपका अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हम अगली वीडियो मुझसे कवर करेंगे, ऐसे वीडियो आती रहेगी आपके लिए। बस आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, और इस वीडियो को लेकर कोई आपके पास सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें दोस्तों जियालाल सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।